सा मैं रिकैप करवा देता हूं, और रिकैप आवश्यक भी है क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि वो क्या हमने पढ़ लिया। देखिए साहब, जो टॉर्क होता है ना, वो टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E होता है। नहीं, यानी कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोगों ने कोई डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है तो उस डाइपोल मोमेंट के कारण उस पे एक टॉर्क लगेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस डाइपोल पे एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क कैसे दिया जाएगा, यानी कि PE sin थीटा। ठीक, अब अगर आप ध्यान दें तो जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं आपको समझा देता हूं। यदि आप इस पिक्चराइजेशन से समझें, यहां पे कोई इस पोजीशन पे कोई टॉर्क है क्या, इस पोजीशन पे कोई टॉर्क लगेगा क्या, ध्यान दीजिए, यहां पे फोर्स इस दिशा में लग रहा है, इस तरफ QE, और यहां पे फोर्स ऐसा लग रहा है QE। इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे, हाँ या ना, यस और नो। तो अब यहां से जब हम ऐसे चलें, फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये फोर्स किसी दूरी पे है क्या, क्या ये फोर्स किसी दूरी पे है क्या, कोई डिस्टेंस तो है ना। अब इस डिस्टेंस से होता क्या है, देखिए, मतलब आप थोड़ा सा मैकेनिक्स के कंसेप्ट से समझिए। मान लीजिए यहां पे कोई फोर्स F लग रहा है और यहां पे कोई फोर्स लग रहा है दूसरा इक्वल एंड अपोजिट F। अब ये इसे नीचे धकेल रहा है, ये इसे ऊपर धकेल रहा है, तो ये अगर कुछ नहीं है तो ये इसको ऐसे पलट देगा, है ना। यहां पे डाइपोल को ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट कर सकते हो एक बार को फोर्स को आप, लेकिन टॉर्क जो है, रोटेशन इफेक्ट, फोर्स का मतलब क्या है, पुल करना या पुश करना, तो पुलिंग या पुशिंग इफेक्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल ना ये पुश हो रहा है ओवरऑल, ना ये पुल हो रहा है, ये एक ही जगह रोटेट हो जा रहा है, इफेक्ट ये आ गया। ठीक है, तो वही कहानी यहां पे हमने आपको समझाई थी, राइट। अगर इसी डाइपोल में हम लोग एक एंगल दे दें थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे फोर्स ऐसा लग रहा है, यहां इधर लग रहा है, अब ये थोड़ा सा कम अमाउंट से घूमेगा ना, यहां पे तेजी से घूमेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। इसको आप ऐसे समझिए, गेट होता है, गेट, उस गेट का जो हैंडल होता है ना खोलने का, हिंज से, हिंज समझते हो, जो कब्जा होता है गेट में, हिंज ऐसा, तो उस हिंज से वो बहुत दूरी पे दिया जाता है, क्यों, ताकि डिस्टेंस मैक्सिमाइज कर सके आप। अगर डिस्टेंस कम होगी ना, आप एक काम करना, वो जो वहां पे हिंज है ना, जो कब्जा लगा हुआ है वहां पे, उस हिंज के पास जाके आप पुश करने की कोशिश करना, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसे 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 उंगली से पुश करोगे ना तो खुल जाएगा, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, नहीं तो ये डिस्टेंस देखो ना, जब थीटा दे दिया तो कम हो गया, अब जैसे जैसे थीटा अगर मान लीजिए 0 हो गया, यहीं आके लेट गया वो ऐसे, यहां -q है, यहां पे +q है, ठीक, तो यहां तो टॉर्क 0 ना हो गया, इस जगह टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन देखिए आप, QE इधर और -QE इधर, बोलो जी, QE उस तरफ, -QE इस तरफ, खत्म, इफेक्ट ही खत्म हो गया यहां पे तो। और जब आप इसमें देखोगे, उल्टा करके देखो तो भी यही इफेक्ट आएगा, नहीं, लेकिन अब ये बात समझ में आ गई कि टॉर्क 0 कैसे हो रहा है। एक्चुअली टॉर्क क्या है, टॉर्क इज R क्रॉस F ना, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। तो ऑब्वियसली जब साइन थीटा, जब थीटा 0 हो जाएगा, जब ये ऐसे लिट जाएगा पूरा, तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस की सेम हो गई। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है तो कैंसिल आउट कर सकते हो आप फोर्स को, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट, नो रोटेशन एट ऑल। तो ये पोजीशन स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, है ना।
अब इसमें दो टाइप के इक्विलिब्रियम आए थे। जो हमने इक्विलिब्रियम की चर्चा की थी मेरे लाल, वो दो प्रकार से की थी। येन केन प्रकारेण हम लोग दो तरीके से इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लिए थे, स्टेबल और अनस्टेबल। इसमें समस्या आ सकती होगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी मैं जो समझाने जा रहा हूं उस पर गौर कीजिए, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिमाग में आएगी कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के तौर पे मैंने आपको क्या कहा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वह इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करो वो अपनी मीन पोजीशन पे घूम के आ जाए, कैसे भी डिस्टर्ब करो वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए। अनस्टेबल क्या है, एकदम परेशान वाला व्यक्ति, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करो वो होते हैं ना भरे बैठे होते हैं, एकदम फैल जाते हैं, नहीं उस टाइप का। तो स्टेबल अनस्टेबल वैसा है। स्टेबल में जैसे हम लोग यहां पे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और मान लीजिए ये हमने इसको डिस्टर्ब किया, यहां से पहले ऐसे था, उससे अब हमने इसको थीटा एंगल दे दिया, ठीक। अब ये बताइए इस पे फोर्स जो लग रहा होगा वो इस ओर लग रहा होगा, इधर फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ये बताइए कि ये इसको क्या करना चाह रहा है, घुमाना चाह रहा है ना, ये इधर लेके आना चाह रहा है, इधर लेके जाना चाह रहा है, तो घुमाना चाह रहा है ना इसे, हाँ या ना, घुमाना चाह रहा है। और घुमाना कैसे चाह रहा है, ऐसे ही घुमाना चाह रहा है, तो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाह रहा है। और जब इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाह रहा है तो ये कहा जाएगा कि ऐसी कंडीशन किसकी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और आपका जो ये डाइपोल था वो इस प्रकार से रखा हुआ है, माइनस क्यू इस ओर है और प्लस क्यू इस ओर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें डिस्टर्बेंस दिया। अच्छा देखिए एक चीज ध्यान से समझिए, अलग कलर से दिखाता हूं। इसमें आपने जो डिस्टर्बेंस दिया था वो ऐसे व्हाइट से, देखिए इसको उठा के ऐसे किया था, और जो ये टॉर्क लगा रहा है खुद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है इस पे, वो इसके अपोजिट में जा रहा है, यानी इसे लिटाना खुद चाह रहा है, ठीक है ना। यहां समझिए आपने इसमें डिस्टर्बेंस पैदा किया ऐसा, ठीक है जी, यानी कि अब आपने इसको डिस्टर्ब ऐसे किया, ठीक। ये dt डिस्टर्बिंग टॉर्क आपने डिस्टर्ब किया इसे, इसमें जो फोर्स लग रहे होंगे ये QE इस ओर लग रहा होगा, और मतलब भाई फोर्स तो ऐसे ही लगेंगे ना, रिपेल होगा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक। सही बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। तो जब ये चीज निकल के आई तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इसको इधर ले जाना चाह रहा है, इधर ले जाना चाह रहा है, तो ये इसको और ऐसे घुमाएगा, यानी कि अब ये टॉर्क क्या आ गया, फर्दर डिस्टर्बिंग टॉर्क। इसी का दूसरा नाम है ओवरटर्निंग टॉर्क। इसी को क्या कहा जाता है, ओवरटर्निंग टॉर्क। ओवरटर्निंग का क्या मतलब है, इसको और टर्न कर रहा है, मतलब थोड़ा तो आपने टर्न कर दिया और इसे टर्न कर रहा है, ओवरटर्निंग टॉर्क, ठीक है। सो ओवरटर्निंग टॉर्क आ गया। ओवरटर्निंग टॉर्क कहां, अच्छा ये कैसा है, ये वाला जो है ये कैसा है, रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या है बच्चे, ये रीस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या है, ओवरटर्निंग टॉर्क। जब भी रीस्टोरिंग टॉर्क आपको दिखाई पड़े, क्या है वो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी ओवरटर्निंग टॉर्क दिखाई पड़े आपको, ओवरटर्निंग और टर्न कर रहा है, तो वो कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो किसका प्रदर्शक है, किसका इंडिकेटर है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इस प्रकार से हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। नहीं, ये हमारा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब अगर फील्ड की दिशा में डाइपोल है, अगर फील्ड की दिशा में डाइपोल है तो हमेशा उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाई पड़ेगा।
अगर फील्ड की उलट दिशा में डाइपोल है तो वहां पे, अब जैसे मान लो मैं ऐसे दिखा दूं, फील्ड इस दिशा में और डाइपोल ऐसे है, तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा, बना के देख लेना। समझ गए कैसा होगा भैया? ये अनस्टेबल होगा। तो आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? ठीक है, कॉपी तो कर लिया होगा आपने, कहते रहते हो ना आप लोग कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कॉपी कर लिया तो आगे बढ़ लेते हैं। नहीं, एक बार में कॉपी कर ले रहे होंगे आप। थोड़ा सा सबके हिसाब से चलें, करें कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। काइंडली कॉपी डाउन। चलिए, आई गेस ये हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। एक वो नॉन यूनिफॉर्म वाला रह गया है, वो थोड़ा मैं आके कराऊंगा, सामने से सामने कराऊंगा, ताकि आप लोगों को जो डाउट रहेगा वो उसी समय आप पूछ लेंगे। ठीक, थोड़ा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक रह गया था, उसको देख ले रहे हैं, है ना? कल नहीं तो मैक्सिमम परसों से अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से हो जाएगा, तेजी में हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, कैसी हैं, क्यों हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्वी लीड्स टू इक्वल एंड पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक, सो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर हैविंग सेम electrostatic potential form equipotential surface। क्या बनाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। भैया ये क्या बना डालता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बना डालता है। ठीक है, सो हाउ डू वी डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जो सारे पॉइंट्स का लोकस है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना डालते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं। ठीक, सो दीज आर व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई चार्ज है, जैसे अगर हम लोग किसी चार्ज की बात करें तो आपको याद है ना, पोटेंशियल फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज कैसे दिया जाता था? KQ/R। याद आया? ये हम पढ़ चुके हैं नहीं? अब मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज यहां पे है Q, अब यहां से R दूरी पे और फर्दर आप बढ़ते चले जाइए, अंत नहीं है। सही, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहां से देखिए आप, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया,
एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 3, तो V1 इस पे हम कोई सा भी पॉइंट लगा दे, A B C, तो VA VB VC सही है। इसमें बोल दे हम D E F और VD VE और VF बराबर होंगे, लेकिन इसको V1 बोल दो, इसको V2 बोल दो, एंड सिमिलर, ठीक। लेकिन एक बात का ध्यान रहे बंधुवर, वो क्या कि VA नॉट इक्वल टू VD, राइट, दैट इज जो इसका पोटेंशियल है वो V2 के पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा, एंड सो ऑन। V3 V4 इनके भी पोटेंशियल्स के ये बराबर नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल है उसको हम लोग हमेशा किस प्रकार से देखते हैं मेरे भाई। उस पोटेंशियल को देखने का तरीका क्या है जी, उसको तरीका देखने का जो है वो बहुत सिंपल है, KQ/R, राइट, ओके। तो यहां से एक कंसेप्ट और आपको देख के नहीं मिल रहा क्या? जैसे आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट इज द नेचर ऑफ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नेचर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? देख पा रहे हो? इसका आंसर क्या होगा? स्फेरिकल और स्फेरिकल। काहे? बहुत सिंपल है जी, ये चार्ज रहा, अब इसके अराउंड चारों तरफ तो निकल ही रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी आता है। पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल है, बात खत्म, सही। तो इस पॉइंट के चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी, और वो स्फेरिकल सरफेस क्या होगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कॉपी कर लें, फिर आगे चलेंगे। कॉपी कर लीजिए, नहीं तो आगे 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 बोलते रहेंगे आप। काइंडली कॉपी इट डाउन प्लीज, कॉपी कर लें इसे। चलिए, तो ये आपको अभी नहीं हुआ, करिए, देखते हैं। बातें मत करें पीछे जो बैठे हैं। मैं तो कहूंगा जो लोग पीछे बैठने की आदत है वो आगे बैठा करें, ताकि बातें कम होंगी ना। और इतनी बातें लाते कहां से हो यार? लाते कहां से हो? मतलब from where do you find such, I mean, enormous and gigantic amounts of talks? देखें, आगे बढ़े। चलिए, प्रॉपर्टीज of an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पे चर्चा कर ली जाए। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पे अगर चर्चा कर ली जाए तो वो चर्चा किस प्रकार से होगी, कैसी होगी, आइए जरा उस पे देख लें, डिस्कस कर लें। तो सबसे पहली बात, नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी
परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरे सर एक मिनट ही, क्या बोले आप? देख लो जो बोला है आपके सामने है। कैसे होगा ये? हाउ? प्रूव करो। प्रूव कीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बताइए कैसे होगा, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए इसे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले वो ऐसे ही निकले। ठीक, ये ऐसे ही निकले। करिए, देखिए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे इसे? चलें आगे बढ़े, मैं कराता हूं। देखो, मान लीजिए ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक दिशा में है, मान लीजिए थीटा डायरेक्शन में, ठीक, विद सम थीटा, इसके टेंजेंट के साथ थीटा में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ई साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। सही है? सही है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, माइनस ई डॉट डी आर। सही है। डी आर क्या है? लेंथ, थिकनेस। मान लो मैं इतनी लेंथ की बात कर लेता हूं, ठीक है, मैं इतने लेंथ की बात कर लेता हूं जो कि है dx मान लो। सही है? dx है मान लो। तो बेसिकली क्या आ गया, dv बराबर माइनस का e इंटू डी एक्स कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट तो यही होता है ना, डॉट प्रोडक्ट तो यही होता है जी। सही है ना। अब अगर हम लोग बात करें, a से b कर लेते हैं, इंटीग्रल dv का a से b। सही। और ये हो गया माइनस dx cos थीटा इंटीग्रल a से b, ये भी सही है जी। ये हो गया vb माइनस va इंटीग्रल माइनस का a से लेके b e dx cos थीटा। एक बात बताइए, क्या ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है? ये पूरी की पूरी क्या एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है? इसका मतलब क्या हुआ, Va बराबर Vb, देयरफॉर Vb माइनस Va या Va माइनस Vb कितना हो जाएगा, 0। यानी कि E dx cos थीटा का इंटीग्रल मस्ट बी व्हाट, 0। अब इनमें से E 0 नहीं है, dx 0 नहीं है, ले दे के क्या बचा, cos थीटा ही क्या होना चाहिए, 0, जिसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to an equipotential surface। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये परपेंडिकुलर ही रहती है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, कॉपी कर ले, फिर आगे चलेंगे।
काइंडली कॉपी डाउन। आई होप समझ में आया। कॉपी करें। चलो अब तो हो गया होगा। ठीक है, इस बार पूरा टाइम दिया हमें। अब यार एक, जैसे मान लो कोई भी आर्बिट्ररीली शेप्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे वर्क डन इन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर वर्क डन क्या है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक। अब मान लो इसके अंदर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको यहां से यहां जाना है, ठीक। तो वर्क डन क्या होगा सोचिए दिमाग में, और बताइए। बताएंगे किसे? मुझे तो बताएंगे नहीं, खुद से ही बताइए। खुद से ही बताइए, और किससे बताएंगे? बताइए क्या हो सकता है? 0 होगा। वर्क डन विल बी व्हाट? 0। काहे? समझिए, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी। सही। अब डेल्टा वी क्या है? 0। तो वर्क डन भी क्या आ गया जी? 0 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चार्ज को अगर आपको A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना है, इनसाइड एनी आर्बिट्ररी, कोई सा भी हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिकल हो, कोई सा भी आपका पोटेंशियल सरफेस हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, तो ऐसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके। there will be no work done in moving
in moving a charge within an equipotential surface from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। सिंपल सा फंडा है, ठीक। आइए देखिए नेक्स्ट। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि ये कोई हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, उसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी या नहीं? बिल्कुल होंगी साहब। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से V1, V2, V3, V1, V2, V3, V1, V2, V3 या V1, V2, V3, इसमें से कौन सा होगा? ध्यान से इसे देखिए, सोचिए और समझिए, फिर जवाब दीजिए। देखिए 10 सेकंड, मैं टाइमर ही देख रहा हूं। यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे मैं पोडियम पे हूं, कंप्यूटर स्क्रीन नीचे यही दिखता है। बताइए क्या आ रहा है? व्हाट शुड बी इट? सबका क्या ये आ रहा है? बी ऑप्शन। देखिए समझिए, V क्या होता है? KQ बाय R, पॉइंट चार्ज के कारण। नहीं, अब देखिए ना, R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3 एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देयरफॉर जिसका R छोटा उसका V बड़ा। ऑप्शन नंबर बी। खत्म। लॉजिक इज क्लियर? सही समझे? समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल सा फंडा है। सो आई होप इट इज क्लियर। प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। काइंडली कॉपी इट डाउन, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। चले आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो भैया से बोल देना, वो पीछे करके आपको बता देंगे, ठीक है? तो यार देखो, समझो जरा, मैं क्या आपको समझा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट है, फॉर ए लाइन चार्ज और cylindrical
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज या सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। आइए जरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई सिलेंड्रिकल ऐसा, इसको हटाओ, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल बना रहे बंधु, ध्यान से समझिएगा। आई ठीक है। ओके, नाउ ऑल्सो एक बात आप समझिए कि इससे दूर भी तो हो सकता है। अब इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इससे दूर भी तो हो सकता है भाई। देखना, फ्री हैंड बना रहे हैं, हमें लगता है फ्री हैंड हम ज्यादा अच्छी बनाते हैं। सही। बहरहाल अब यहां पे जब आप देखेंगे तो इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन चार्ज बोल दीजिए, सिलेंड्रिकल भी शेप आप बोल सकते हैं इसकी। नहीं, अब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जी ऐसे ही ना निकलेगी। मतलब जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक सेक्शन उठा लूं कोई सा भी, ठीक है, तो साहब मैं यहां पे कोई सा भी सेक्शन उठा लेता हूं, इस कलर में उठा लेता हूं, चलो चलिए ठीक है। जब मैं इसमें इस कलर में ये सेक्शन उठाया तो आप मुझे एक बात बताइए ना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं होंगी हर तरफ? बोलिए साहब, है ना? ऐसे ही होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो ये होंगी ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उनका नेचर क्या होगा लाइन चार्ज के लिए? लाइन चार्ज के लिए वो कैसी होंगी? सिलेंड्रिकल। सही है, सिलेंड्रिकल। कहने का मतलब फॉर ए लाइन चार्ज द इक्विपोटेंशियल surfaces are always spherical है, cylindrical है? cylindrical। spherical नहीं, cylindrical। ठीक। अगर मैं मान लीजिए इस व्हाइट वाले को सरफेस नंबर 1 बोलूं, इस रेड वाले को सरफेस नंबर 2 बोलूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? V1 इक्वल V2, V1 ग्रेटर देन V2, V3, अरे V3 तो है ही नहीं, V2 ग्रेटर देन V1, या फिर हम कहें कांट से कौन सा सही होगा? 1 ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना। सही, क्लियर है? V1 इज ग्रेटर देन V2। अभी देख के आए हम लोग, डिस्टेंस बढ़ता जाता है k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r, ऐसा ही दिया जाता है ना, ये 2k लैम्डा बाय r। अगेन 2k लैम्डा बाय r जैसे ही आप दे रहे हो तो फिर आप समझ ही जाओ, खत्म।
मामला। ओके जी, तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख के चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ये तो यहां पे कहानी निकल के आ गई। तो क्लियर कट आप यहां पे समराइज कर सकते हो कि एज डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द लाइन चार्ज, दो चीजें होंगी। क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ जाएगी, सिलेंडर बढ़ जाएगा ना यार, बट द पोटेंशियल, लेकिन जो पोटेंशियल है वो घटेगा। भैया जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सीधी सी बात। इट इज एज सिंपल एज इट कैन बी। ओके जी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, जैसे जैसे आप और बढ़ाते जाइए वैसे वैसे होता चला जाएगा, राइट? और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगी, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रन करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज runs perpendicular to the equipotential surface। तो यहां से भी पूछ सकता है कोई आपको, कुछ मत करो, उसका टेंजेंट खींचो उस पॉइंट पे और उसके सीधे सीधे कर दो, मतलब ऐसे। अगर ये सिलेंडर है तो इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर। ओके जी, कॉपी कर लें फिर आगे चलेंगे। काइंडली कॉपी इट डाउन।
चले आगे देख। सो बेसिकली यहां पे ये कहानी निकल के आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट चार्ज। अब ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। और जिनको ज्यादा जल्दी है समझने की वो यहां पे एकदम परेशान होंगे, ये भी बता दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए कोई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक। यहां पे पॉजिटिव चार्जेस है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी बता सकता है कोई? कैसी बनेगी? वो बनेगी ऐसी, यानी कि इसके पैरेलल। कैसी चलेगी जी? इसके पैरेलल। क्यों साहब इसके पैरेलल क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो वही तो इसको एनक्लोज कर सकती है, एनगल्फ कर सकती है भाई, है कि नहीं? वही तो इसको रख भी सकती है, उसी में तो क्षमता भी है इसको रखने की, अदरवाइज तो आप कहां से रख पाओगे इसको? कंटेन चार्जेस से जो निकलने वाली फील्ड लाइंस है वो तो ऐसी ही निकलेंगी ना होके। आपने देखा पॉइंट चार्ज था तो एक स्फेरिकल आया, लाइन चार्ज में एक सिलेंडर आया, तो इसमें तो ऐसा ही निकलेगा और क्या। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं है ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें दी कैसे जाती है? सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो फिक्स हो गई। ये सरफेस मान लीजिए 1 है, ये सरफेस 2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं? V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज इक्वल टू V2, या क्या बोल सकते हैं? बोल क्या सकते हैं यहां पे? व्हाट कैन वी से अबाउट इट? यहां पे क्या बोला जा सकता है? क्या बोल सकते हैं हम, बताओ? व्हाट कैन वी से? V1 इज ग्रेटर देन V2 या V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? V1 इज इक्वल टू V2। यस, हाँ या ना? समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना यार? जी नहीं, V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों जी? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, यहां अप्लाई हो रहा है। ऑलवेज मूव कहां से कहां? फ्रॉम हायर पोटेंशियल, समझ गए, टू लोअर पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना भाई, उनका मूवमेंट कहां से कहां चलता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। यस, एग्जैक्टली यस। समझ गए? अब मेरे सवालों का जवाब देंगे आप। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था और गलती सभी लोग करते हैं। आइए जरा देखिए, अब गलती नहीं करनी है मेरे भाई। ये ऑब्वियसली क्या है आपको पता है, और ये क्या है ये भी आपको पता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नहीं? यहां पे भी एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। देखो यार, एकदम मतलब मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं अपन।
मस्त होके पढ़ो। यार टेंशन लेने लगते हो ना तो खुद तो परेशान होते ही हो, दूसरों को भी कर देते हो। आपकी यही तो बात अच्छी नहीं है। सभी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो जी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस ओर जाएंगी? बाहर से अंदर की ओर। नेगेटिव है ना, बाहर से अंदर की ओर। सही। अब तो खुद ही, अब तो बता ही दोगे, अब तो बता ही दोगे। 1 2 यहां पे सिग्मा अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ना ई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सही है, डायरेक्शन उल्टी हो गई, माइनस आई कैप में है ये। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या लिख दूंगा? V1 इज लेस देन V2, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ओके जी, ये कहानी समझ में आ गई अच्छे से एकदम, है ना। अब इसके बाद में क्या है, मैं एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। एक्चुअली वो क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करके लेके आना है, अभी नहीं, मतलब मैं भेज दूंगा फोटो, और वो फोटो डिस्प्ले हो जाएगी, आप लोगों तक पहुंच जाएगी, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी जरा इसे कीजिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो मजेदार तरीके से। आगे बढ़ेंगे, फिर कॉपी कर लीजिए। चलिए, सो ठीक है यार, दिस इज प्रीटी मच इट। आई हैव टू रिविजिट द हॉस्पिटल, रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है। मिलते हैं कल, आता हूं मैं, और परसों से नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है यार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। प्लीज इसे पढ़ लेना है, और अपने साथियों को परेशान ना करना, ट्रबल ना करना। टेक केयर।